फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। अब हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये रहा हमारा 11th क्वेश्चंस, जिसमें क्या है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। मतलब जो लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है क्या होगा। अब देखिए क्या होगा कि हम सबको पता है कि ये आपका n इक्वल टू 1 होता है, ये n इक्वल टू 2 होता है और ये n इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, अब हमें इसकी एनर्जी पता होनी चाहिए। ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है और इसकी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है इस ऑर्बिट की। और ये जब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो कौन सी लाइन देगा? फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन की। आपको लेमन की फर्स्ट लाइन मिलेगी लेमन सीरीज की। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो आपको क्या मिलेगी? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, और इसकी ये जब फोटोन रिलीज होगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ लेमन सीरीज, मतलब ये लेमन सीरीज की एनर्जी, मतलब फर्स्ट लाइन के लिए बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जब यहाँ से जब रिलीज होगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मैं क्या है तो एनर्जी ऑफ बाल्मर सीरीज नाम दे देता हूँ, EB। ठीक है, अब मतलब अगर हम नॉर्मली कहें तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तब जो फोटोन रिलीज होगा उसकी जो बाल्मर सीरीज बनेगी उसके लिए कितनी एनर्जी की फोटोन रिलीज होगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तब एक लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मिलेगी और उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सही बात है। अब यहाँ से अगर हम सोचें तो हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है? एच न्यू। न्यू किसके बराबर? न्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ई के। और न्यू ऑफ लेमन बाय न्यू ऑफ बाल्मर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई ऑफ लेमन बाय ई ऑफ बाल्मर। सही बात है। तो यहाँ से आपका लेमन सीरीज का कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाल्मर सीरीज का कितना है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा आपका। तो ये क्या आ जाएगा? 10.2 बटे 1.89। तो यहाँ से ये कितना आंसर आ जाएगा? 5.4 आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको ऑप्शन से चेक करोगे किसका आंसर 5.4 आ रहा है तो आपका आंसर आएगा ए, 27/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। In the hydrogen spectrum, the ratio of the wavelength for the Lyman alpha radiation to the Balmer alpha radiations। अब इसको कैसे करोगे? हमें ये पता है कि जो L अल्फ़ा होती है ना, ये आपकी फर्स्ट लाइन ही होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। और B अल्फ़ा क्या होगी बाल्मर सीरीज के लिए? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन होगी। तो अगर ऐसा है तो अभी तो हमने किया था कि पिछले क्वेश्चन में कि ये इस तरीके से होते हैं, इसकी ये n इक्वल टू 1 के लिए होता है, ये n इक्वल टू 2 के लिए होता है और ये n इक्वल टू 3 के लिए। इसकी एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे जो फोटोन यहाँ से ये आएगा तो एनर्जी ऑफ बाल्मर सीरीज की कितनी आई थी?
1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो फोटोन निकलेगा, उसकी एनर्जी कितनी आ गई थी आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई थी। तो ये चीज़ क्या है, आपको इस बार फ्रीक्वेंसी का रेशियो न पूछ कर किसका रेशियो पूछ रहा है, वेवलेंथ का। तो ई किसके बराबर होता है, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा ऑफ लेमन बाय लैम्डा ऑफ बाल्मर, तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ बाल्मर बाय एनर्जी ऑफ लेमन, क्योंकि लैम्डा और एनर्जी एक दूसरे, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यही बात है। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ बाल्मर की कितनी है बताओगे, 1.89 और बटे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीज़ आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/27 के इक्वल आ जाएगा, या फिर ये कह लीजिए 5.4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 5/27। इसका मतलब पहले आपसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा था तब 27/5 आया था, और हाई वेवलेंथ का रेशियो पूछा है तो 5/27 आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन एक्सलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्सलरेटेड बीम बम्बार्ड्स ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पे गिरी है, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज की, हमें पास्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन मिल गई। अब देखो हमें पता है कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो इसके अंदर आउटर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना यहाँ पर, अगर हमें ये n=1 के लिए होता है, ये n=2 के लिए, ये n=3 के लिए, ये n=4 के लिए, और ये n=5 के लिए, और हमें ये पता है इसकी एनर्जी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी तरीके से होगा। अब देखो अगर हमें यहाँ से ये लाइन आएगी तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफंड सीरीज, ऐसे ही होता है। मतलब हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए हमें, ये चाहिए हमें, ये चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, सही बात है। मतलब माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कहाँ चला जाएगा, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मिनिमम, देखो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। मतलब इसको अगर तुम इतनी एनर्जी देते हो तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और इसका मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस से कितने मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट करना पड़ेगा इसको, 12.75 वोल्ट से। अब इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं चलेगा, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो 14.1 और 12.8, 12.8 इससे ज़्यादा है 16.7 भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये सभी ही अप्लीकेबल है, लेकिन आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम क्या आएगा, 12.8 वोल्ट आ जाएगा आपका। कोई डाउट इसमें, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें कंसेप्ट और माइंड का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर कंप्लीटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरा करेगा फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड का मतलब वो आपसे क्या बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की तो बात कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट की कितनी होती है, 6.5 × 10⁻15 क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 6.52 भी लिख देते हैं हम कभी कभी यहाँ पर, 6.52
इंटू 10⁻15 जेड स्क्वेयर बाई एन क्यूब रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी nth ऑर्बिट की। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 1। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की जगह 1 रख दीजिए। 6.52 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर तो मतलब इतने रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा आपके। ये आपकी कि इतने चक्कर काटेगा ये 1 सेकंड के अंदर। 6.52 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी बाय द हाइड्रोजन एटम इन ट्रांजिशंस n+1 में चला गया वेयर n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या है कि एक दो ऑर्बिट दे रखे हैं, ये nth ऑर्बिट है और ये n+1th है और n बहुत ज़्यादा है 1 से। ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर जाना है ट्रांजिशन, तो यहाँ पर एक फोटोन गिरेगा, वो फोटोन आएगा तो h न्यू का आएगा। तो आपको न्यू निकालना है कितनी फ्रीक्वेंसी का वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर। तो आपको पता है इसकी एनर्जी En होगी तो इसकी एनर्जी En+1 होगी। सही बात है। तो h न्यू किसके बराबर आ जाएगा En+1 माइनस का En, इसके बराबर ही आएगा। अगर अब हम सोचें कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की कितनी होती है माइनस का R इन्फिनिटी hc जेड स्क्वेयर बटे hn², ये चीज़ है आपकी En। मतलब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की क्या होती है, R इन्फिनिटी क्या होता है, ये रैडबर्ग कांस्टेंट होता है फॉर इनफाइनाइट मास। R इन्फिनिटी क्या है आपका रैडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास। कि न्यूक्लियस के जो मास है ना, जो प्रोटॉन का जो मास था उसको आपको इनफाइनाइट ले लेना है, तब है। H पता ही है, C आपको पता ही है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो En+1 कितना आ जाएगा माइनस का R इन्फिनिटी hc जड़ तो 1 हो जाएगा बटे n का n+1 हो जाएगा ना, क्योंकि आप एनर्जी n+1th ऑर्बिट की निकाल रहे हैं तो स्क्वेयर माइनस का ये माइनस और आएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस R इन्फिनिटी hc बाय n का स्क्वेयर। अगर हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर जड़ की जगह 1 रख देंगे। अगर हम इसको जनरल चले तो इसको एक बार के लिए आप जड़ स्क्वेयर ही रख लेते हैं और फिर हाइड्रोजन एटम के लिए जड़ की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे। तो हम जनरल बात कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, R इन्फिनिटी hc एंड जेड स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वेयर, यही हो जाएगा। क्योंकि इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में माइनस के रूप में, तो h से h तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो न्यू किसके बराबर आ जाएगा R इन्फिनिटी c जेड स्क्वेयर, इसको इधर लेके जाइए n+1 का स्क्वेयर माइनस n² बाय n इंटू में n+1 का होल स्क्वेयर, यही हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप करोगे तो R इन्फिनिटी c जेड स्क्वेयर, इसकी ब्रैकेट ओपन करिए a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का n² है ही n इंटू में n+1 का होल स्क्वेयर। अब देखिए n² से आपका n² क्या हो रहा है कैंसल आउट हो रहा है। अब आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा यहाँ से R इन्फिनिटी c जेड स्क्वेयर 2n प्लस का 1 बाय n इंटू में n+1 का होल स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट बंद, ये चीज़ आएगी। और देखिए अगर फॉर लार्ज n है, फॉर लार्ज n के लिए हम n+1 को नियरली कितना लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, और
2n+1 को हम नियरली क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, r∞ c जेड स्क्वायर इंटू में 2n बटे में n इंटू में n इस पूरे का स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ से r∞ c जेड स्क्वायर ये 2n और ये क्या हो जाएगा, देखो एक और एक n स्क्वायर का स्क्वायर है तो n की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे फिर, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, r∞ c जेड स्क्वायर ये 2 आगे आ जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, n की पावर 3। ठीक है, तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी का टॉपिक कि इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अगर n, मतलब ये कंडीशन है कि n ज़्यादा होना चाहिए 1 से। ठीक है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इन्वर्सली आ रही है, n³ के। ये याद रखिएगा, जो फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी n³ के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये रिमेंबर इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कभी भी एग्जाम में। अब जो आपका क्वेश्चन था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था ना, तो हाइड्रोजन एटम के लिए है तो जड़ की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। r∞ की वैल्यू 109737 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी सेंटीमीटर इनवर्स है तो मीटर इनवर्स में निकाल लेना। c की वैल्यू तुम्हें पता ही है, लेकिन r∞ तुम्हें पता होना चाहिए। वो आंसर क्या पता आपको, r∞ में पूछ ले, लेकिन वैल्यू ये होती है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। और c की वैल्यू और n की वैल्यू तो आपको देगा वो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो n टेंड टू n से n+1 है तो n ही रखोगे बस जड़ की जगह, मतलब फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी 2r∞ c/n⁻3। अब जो वैल्यू आपको पुटअप कर कर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो कि न्यूमेरिकल पूछा है या फिर इन वैल्यू की टर्म्स में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब फोटोन की क्या होगी इन द ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n = 99 टू n = 100 इज। अब आपको दिख रहा है कि जो n की वैल्यू है ये 99 है, n की वैल्यू ये 100 है, n की वैल्यू तो ये तो n की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है। तो आप जो ये कह रहा है कि एब्जॉर्ब फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ पर जाना है तो एब्जॉर्ब जो फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमने अभी तो किया था। अगर n लार्ज हो तो फ्रीक्वेंसी क्या आती है, 2r∞ c जेड स्क्वायर बाय n³, यही आती है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको जड़ कितना गिवन है 1, n कितना गिवन है देखो 99 और c की वैल्यू 3 × 10⁸ होती ही है आपका। और r∞ कितना होता है, अगर आप उसको सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना चाहते तो उसमें निकाल लेते, या फिर SI में 1097 × 10⁻7 ये भी यूज कर सकते हो, 1097 × 10⁻7। अब देखिए आगे क्या करोगे, आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो 2 गुना में 1097 × 10⁻7 ये आ गया। c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ बाय n कितना है 99 की पावर कितनी आ जाएगी 3 और जड़ की वैल्यू 1 है। जो हमने ये वैल्यू लिखी है ये मीटर इनवर्स में आएगी और r∞ की वैल्यू अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो 109737 सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमें देखो c की वैल्यू ये मीटर पर सेकंड में अगर ये यूज कर रहे हो SI सिस्टम में तो ये फ्रीक्वेंसी किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में आ जाएगी आपकी। तो इसीलिए आपने r∞ ये याद रखिए, r∞ 109737 सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स में ये वैल्यू हो जाएगी 1097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स।